नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो आज का सबसे पहली बात, क्या मतलब है इतने सारे हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर का। दूसरी बात, क्यों नहीं योगी जी को हिला पा रहा है केंद्रीय नेतृत्व। और तीसरा है, क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कल मोदी जी बोले हैं। सबसे पहले बात कर लें कि क्या मतलब है इतने बड़े हाईकोर्ट में इतने जजेस के ट्रांसफर का। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कॉलेजियम होता है और एक छोटा कॉलेजियम होता है। छोटे कॉलेजियम का मतलब जिसमें 3 जज रहते हैं और जो ट्रांसफर देखते हैं जजेस का, मतलब ये कोई वो नहीं है जजेस का ट्रांसफर या उस तरह का देखते हैं, वो ये कॉलेजियम होता है। बेसिकली एक तरह से इंटर डिपार्टमेंटल बात होती है। तो इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस खिलवारकर का कल ये कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है। क्या क्या रिकमेंड किया है? सबसे पहले तो उन्होंने 8 चीफ जस्टिस को मतलब जज से एलिवेट करके चीफ जस्टिस कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। 5 चीफ जस्टिस का उन्होंने अपने हाई कोर्ट से तबादला किया है। तो कुल 13 हाई कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिल रहे हैं। साथ में उन्होंने 28 जो सिटिंग जजेस हैं उनको उनका ट्रांसफर किया है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। अब सबसे पहले तो ये बता दें कि चीफ जस्टिस और जज जो होते हैं बाकी सारी चीज़ें समान हैं, लेकिन चीफ जस्टिस होने का फ़ायदा क्या होता है। तो पहला फ़ायदा यह है कि थोड़े पर्क्स बढ़ जाते हैं, स्लाइटली सही, लेकिन कुछ तनख्वाह भी बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि जो जजेस हैं उनका इन प्रोटोकॉल वो स्टेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं, वेरएस चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। तो प्रोटोकॉल में चीफ जस्टिस थोड़ा ऊपर हो जाता है। फिर चीफ जस्टिस इज एलिजिबल फॉर सर्टेन पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट। कुछ ऐसी संवैधानिक पद हैं या कुछ ऐसे वो हैं ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे कहा जाता है कि भाई आप किसी या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो या चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट रहे हो। तो ये सब उसका फ़ायदा है। जो 28 जजेस ट्रांसफ़र हुए उसमें जनरली लॉजिक ये दिया गया है कि कुछ लोगों को उनके भाई लास्ट उनकी पोस्टिंग है, वो रिटायरमेंट होने वाले तो उनके घर के पास है, लेकिन उसी में आप कुछ देखेंगे कि उनका लास्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट है या रिटायरमेंट बहुत सामने है और उनको घर से कई हज़ार किलोमीटर दूर कर दिया गया है। इस तरह के भी एक्सेप्शंस इसमें हैं। इसका जो एक सब पेपर ने छापा है और सबसे बड़ी खबर बन के आ रहा है कि जस्टिस कुरैशी, अगर आपको याद हो, जिन्होंने हमारे होम मिनिस्टर साहब को मतलब जब उनके सामने केस आया था जब वो गुजरात हाई कोर्ट में थे, तो उस समय कुछ ऐसा ऑर्डर पास किया था कि ऐसा कहती है जुडिशरी कि उसका वो खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं और उनका त्रिपुरा से राजस्थान ट्रांसफ़र हो गया है। तो फ़र्क क्या पड़ा है? 4 हाई कोर्ट की बेंच है त्रिपुरा, वहाँ से 50 हाई कोर्ट, वहाँ 50 जज की बेंच राजस्थान में उनका ट्रांसफ़र हो गया है। दूसरा, लोग कह रहे हैं घर के पास है, लेकिन ईमानदारी यह है कि क्या जस्टिस कुरैशी को न्याय मिला है? क्योंकि न्याय की बात तो तब होती, जस्टिस कुरैशी के बारे में, उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, उनकी सीनियरिटी के बारे में नहीं है। और रोहिंटन साहब ने जब वो कॉलेजियम में थे सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए, तो उन्होंने इसी बिना पे उस कॉलेजियम में, जिसको कहते हैं ना कि ही पुट हिज फुट डाउन, कि भाई जब तक कुरैशी साहब को आप नाम नहीं करेंगे तब तक हम इसको बाकी लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे। और इसीलिए 22 महीने तक कॉलेजियम ने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया था। उम्मीद बहुत थी जस्टिस एन.वी. रमन्ना के साथ, लेकिन जस्टिस एन.वी. रमन्ना चाहे कुछ भी करें, जस्टिस कुरैशी का नाम कॉलेजियम में न भेज के जो सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेट होने वाले थे वो शाइन खो दिए उन्होंने। वो जो एक वो था, वो मैंने बहुत से जुडिशरी के लोगों से बात किया, वो वाली बात नहीं रही है। इसमें एक सज्जन इम्पॉर्टेंट हैं जिनका नाम है राजेश बिंदल साहब। जस्टिस राजेश बिंदल साहब जो हैं वो कैलकाटा हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब यूपी आ रहे हैं। ये हैं कौन, ये समझ लीजिए। पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 2006 में ये जज बने। 26 अक्टूबर 2018 में इनका ट्रांसफ़र, कॉलेजियम ने इनका रिकमेंडेशन जैसे अभी किया गया, रिकमेंड किया था एज जज टू बी ट्रांसफर टू मद्रास हाई कोर्ट। इन्होंने उस समय कहा कि मेरा रिकन्सिडर कर लीजिए, मुझे यहाँ नहीं। तो इनको कहाँ भेजा गया? इनको 11 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में भेज दिया गया था। अब 2018 के बाद 2019 में जम्मू हाई कोर्ट में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी? 370 याद है आप लोगों को। और
वहाँ के हाई कोर्ट में हमारे जस्टिस बिंदल साहब बैठे हुए थे जब 370 की बात वहाँ आई थी। फिर चूँकि ये अच्छा काम इन्होंने किया था जम्मू कश्मीर, उसमें ऐसा लगता है इनके उससे, इनको 5 जनवरी 2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये सब अगर आप बहुत ध्यान से इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगे। न्यायपालिका की बात है, सिटिंग जजेस हैं, मैं कुछ अपने आप कहना नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें खुद समझनी होंगी। 5 जनवरी 2021 को ये कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होते हैं और 29 अप्रैल 2021 को ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट बना दिया जाता है। इस बीच में एक और चीज़ इनकी बता दूं कि 27 जून को बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वकीलों का संगठन है, उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की। क्या अपील की? फॉर रिमूवल ऑफ हिम एज चीफ जस्टिस। ये मेरा कुछ नहीं है, ये बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने किया था कि इनको एज चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट हटाया जाए। क्यों? विद इन इन्वर्टेड कॉमास, फॉर इंटरफेरेंस इन फेयर एंड इम्पार्शियल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। फेयर और इम्पार्शियल जस्टिस मिले, इसलिए इनका वहां से हटना जरूरी है, ऐसा वेस्ट बंगाल की बार एसोसिएशन ने कहा था। ये वही सज्जन हैं जब वो 2-3 मंत्री लोग थे, और वो याद है ना तृणमूल कांग्रेस का भी अभी इलेक्शन के बाद, जब उनको नीची वाली अदालत, जो सीबीआई अदालत थी या जो भी अदालत थी, उससे बेल मिल गई थी, इन्होंने उस शाम को उस बेल को स्टे किया था और उन मंत्रियों को जेल भेजने का काम जस्टिस बिंदल ने किया था। जो बाद में सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था, इनके बारे में बहुत अच्छा नहीं बोले थे, लेकिन ठीक है। अब ये आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां 160 जजेस की लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये उसके चीफ जस्टिस होके, फुल टाइम चीफ जस्टिस, एक्टिंग नहीं, पक्के वाले चीफ जस्टिस होके आ रहे हैं। और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई, आप लोग इसको रिलेट मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में अगले 5-6 महीने बाद इलेक्शन है। तो ये तो बात हो गई कि इतने बड़े स्केल पे क्यों ट्रांसफ़र हुआ। मैं चलते चलते एक बात और कह दूं कि 2 लोगों का नाम, वो लोग कुछ नहीं हो पाए हिंदुस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री से, जैसे जस्टिस JML सिन्हा का नाम, जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वर्डिक्ट दी थी, कोई मिटा नहीं पाएगा, वो चाहे चीफ जस्टिस भी हो जाते। जितने जो एक जुडिशरी की उन्होंने एक मापदंड रखा, एक मील का पत्थर साबित हुए, वो जस्टिस JML सिन्हा। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस रोहिंटन नरिमन, उन्होंने जिस तरह से अपने उसूलों को बिल्कुल ठीक से रखा, और जस्टिस कुरैशी के लिए एक आदमी बिल्कुल ठीक से खड़ा हो गया कि भाई ये न्याय है, भले ही उसमें 22 महीने तक कोई रिकमेंडेशन नहीं हो पाया, तो जस्टिस रोहिंटन भी इसलिए ज़रूर याद किए जाएंगे। अब हम लोग जरा बात कर लें कि क्यों नहीं योगी जी को हिला पाया केंद्रीय नेतृत्व। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी हाल में एक टाइम्स नाउ नवभारत का लखनऊ में जो आजकल चल रहा है, उनका कोई फेस्टिवल हुआ, मतलब जो वाद विवाद और ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें योगी जी ने जाके एक लंबा, उसमें परिचर्चा थी, लंबा क्वेश्चन आंसर था। उस पर योगी जी ने कहा कि 35 साल पुराना जिंक्स है यूपी का कि जहां कोई चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं चुना गया। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि ये किस रेफरेंस में कह रहे थे। नारायण दत्त तिवारी साहब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और 1985 का चुनाव उनकी सर पर, मतलब एज चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने लड़ा और कांग्रेस जीत के आई। तो मतलब जब नया सरकार आई तो फिर ND तिवारी साहब भी चीफ मिनिस्टर हुए। तो इसलिए कोई चीफ मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर काल में जीता और फिर उसी की सरकार बन गई, ये 35 साल से ये नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि 35 साल की इस जिंक्स को मैं तोड़ूंगा, मतलब बीजेपी की सरकार भी आएगी और मैं ही चीफ मिनिस्टर भी रहूँगा। मैं इसमें एक दो छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन कौन चीफ मिनिस्टर रहा है, कौन कौन नहीं रहा है, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक जो चीफ मिनिस्टर, नंबर ऑफ डेज की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी बार, 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई हैं, और उन्होंने कुल 7 साल 16 दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाई है। दूसरे नंबर पे आते हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो 3 बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग टर्म में मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 6 साल 274 दिन 274 डेज, 6 ईयर 274 डेज वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे 3 टर्म में। और 3 ही टर्म
नारायण दत्त तिवारी साहब रहे, मैं इसलिए कह दे रहा हूँ, वो उनसे ज़्यादा तो अखिलेश यादव जी भी रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए कह दे रहा हूँ कि 3 टर्म में सबसे ज़्यादा मायावती जी, फिर मुलायम सिंह यादव जी 3 बार, और 3 ही बार नारायण दत्त तिवारी जी, जो 3 साल 314 दिन रहे हैं चीफ मिनिस्टर। अब जो बात यह है कि गुजरात में इतना बड़ा फेरबदल हो गया, लेकिन एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश में जहां पे बहुत कीन था केंद्रीय नेतृत्व चेंज करने के लिए, आपको याद है 2-3 महीने पहले, तो क्यों नहीं हुआ? मेरे अपने हिसाब से मैं बता दे रहा हूं, पहली चीज, योगी जी के ऊपर पैसे का 1 पैसे का कोई आरोप नहीं है, पैसे को लेके कुछ नहीं है, उनकी नीतियों से लोगों को वो हो सकती है, तो एक तो वो उनके फेवर में बड़ी बात जाती है। दूसरा, ये भी कहीं नहीं है कि वो फलाना कारोबारी, फलाना उद्योगपति, इस लॉबी वो किसी लॉबी के साथ उनका नाम जुड़ा ही नहीं है, तो ये भी उनके फेवर में जाता है। फिर एक जो बड़ी बात मेरी जो दूसरी लगती है कि जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी मतलब उनको हटाने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहा है कि वो याद रखिएगा कि वो गोरखनाथ पीठ से आते हैं। ये वो गोरखनाथ पीठ है जिसने राम मंदिर का निर्माण जो था उसमें महंत दिग्विजयनाथ, बड़े बाबा, उसके बाद महंत अवैधनाथ, इन लोगों की बहुत सक्रिय भूमिका थी। मतलब ये बीजेपी के सारे नेताओं को एक तरफ रख दी, जितना इनका रोल था, इनका बहुत अहम रोल था। और जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो वो जो भी कैलकुलेशन केंद्रीय नेतृत्व का रहा हो, उसमें गोरखनाथ मंदिर के किसी उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो आज चूंकि ये चीफ मिनिस्टर पद पे हैं, इनका एक अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, ये कुछ बोले ना हो, लेकिन अगर आज बीजेपी इनको हटाती है और कहीं वो मठ के प्रमुख के रूप में अगर अपने को असर्ट करने लगते हैं हिंदू, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। एक बात और है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, इन लोगों से इनका तालमेल बहुत अच्छा है। तो ये टीम बहुत अच्छी हो गई है, जिसके सामने थोड़ा केंद्रीय नेतृत्व भी मुश्किल है। एक चीज़ मेरी अपनी है कि जो मुझे लगता है कि इनके जो विरोध में हैं और जो इनको हराने के लिए डिस्प्लेस करना चाहते हैं, वो भाई साहब हैं अमित शाह साहब। अब अमित शाह साहब की जो वैल्यू है, मतलब उनकी गुडविल नहीं है और उनकी अनपॉपुलैरिटी, क्योंकि जिस ढंग से वो काम करते हैं, डराना धमकाना इधर उधर, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो रिवर्स में काम कर रही है योगी जी के पक्ष में। क्योंकि इधर लग जाए कि अमित शाह ये सारा कुछ गेम कर रहे हैं, कैसे हटाया जाए, केशव प्रसाद मौर्य को लाएं तो संजय निषाद करें इधर उधर, और एक इलविल जो उनकी है वो योगी जी के पक्ष में गुडविल हो जा रही है। और जो इस बारे में सबसे अंतिम बात कि योगी जी को ये समझ में आता है कि मुझे अपने को असर्ट कब करना है। 2017 के इलेक्शन के बाद इनका कहीं नाम चीफ मिनिस्टरशिप का नहीं था, लेकिन जब मनोज सिन्हा का नाम करीब करीब फाइनल हो रहा था, ये भैरव बाबा के मंदिर बनारस अब जा रहे थे, दर्शन कर लिए थे, उस समय इन्होंने अपने को असर्ट किया कि आप मैं क्यों नहीं। वही शायद इस बार भी उन्होंने अपने को असर्ट किया है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ये क्या है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी आपको लगता है कि भाई इससे हम लोगों को क्या मतलब, इससे हम लोगों को बड़ा मतलब है और ये आपको समझना ज़रूरी है। ये SCO क्या है, और ये मैं आप जब समझिएगा तो इसको सार्क के रेफरेंस में मैं आपसे समझा रहा हूँ। ये कल और परसों 16, 17 या 15 जो भी प्रधानमंत्री जी की उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने बताया तालिबान की बात हुई, डॉक्टर जयशंकर भी उसमें भाग ले रहे हैं इत्यादि इत्यादि। SCO का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये शुरू हुआ था ये सफ़र 26 अप्रैल 1996 में। इसका नाम शुरू में शंघाई 5 हुआ करता था, जब 5 देश चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ये 5 देश ने मिलकर शंघाई 5 बनाया था। जून 2002 में इसको एक नया साइन किया गया मेमोरेंडम, और उसका इम्प्लीमेंट 19 सितंबर 2003 में हुआ। ये SCO चार्टर कहते हैं। ये SCO चार्टर में जो 5 के अलावा 6ठा देश उज़्बेकिस्तान भी आ गया। फिर 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये 2 देश और इसमें किए गए, इसकी संख्या हो गई 8। अभी कल 17 सितंबर 2021 में ईरान भी इसमें आ गए हैं, तो अब इसकी टोटल संख्या हो गई है 9 देश। ये
प्राइमरली यूरो एशिया देशों को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपस में ऐसा कहा जाता है कि ये 3-4 चीज़ों में करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस पे ये काम करता है आपस में, कि भाई हम लोग का आपस में इस पे मिलजुल के काम करेंगे। और इसमें 3-4 काउंसिल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल है उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट में इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जगह प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में चूंकि हेड ऑफ स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर को रखा गया है इनके हेड ऑफ काउंसिल में। दूसरी इनकी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें जहाँ पे जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया के केस में वो इंडिया पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। तो हेड ऑफ दोनों काउंसिल में, हेड ऑफ स्टेट वाली और हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली में इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। अलग अलग तरह के अलग अलग कोऑपरेशन होते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसका जो हेड ऑफिस है वो बीजिंग में है। इसकी जो राजकीय भाषा है, जो इसकी भाषा है, वो रशियन और चाइनीज़ है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इस समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। इसको 16 और 17 सितंबर को इसकी हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई, जिसमें मोदी जी हमारे बोले। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, समय की थोड़ी कमी है। ये मीटिंग हुई थी उज़्बेकिस्तान की कैपिटल समरकंद में। दिस वॉज 22वीं मीटिंग थी। अभी तक इंडिया ने कोई मीटिंग होस्ट नहीं की है। हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई है, ये 22 मीटिंग हो चुकी हैं हेड ऑफ स्टेट की। हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग 19 हो चुकी हैं। जो 2021 की है वो अवेटेड है, अब कभी भी हो सकती है। अभी तक 19 मीटिंग में जो पिछले साल की मीटिंग थी वो इंडिया ने होस्ट किया था, बट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी। तो वो कहीं कोई आपस में मिलना जुलना नहीं हुआ था। उस समय कोरोना का कोविड वाला चल रहा था। मैं इसको आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी तरह से जिस पे चीन का दबदबा है, जो बीजिंग में जिसका हेडक्वार्टर है, जिसमें भाषा रशियन और चाइनीज़ है, आप वहाँ पे जाके उसमें इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक आपका अपना क्रिएशन, मैं याद दिला दूं, 1985 में सार्क आया था, साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस। उसमें आज की तारीख में इंडिया ने जो 18 समिट हो चुकी थी, उसकी 19वीं समिट उसकी नवंबर 2016 में पाकिस्तान में होनी थी। उस समय इंडिया ने, क्योंकि उड़ी वाला वो हुआ था, इंडिया के ऊपर आक्रमण हुआ था, उसको स्टैंड बना के इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान जाके अटेंड नहीं करेंगे। और 19वीं समिट जो है 2016 में जो होनी थी वो आज तक नहीं हो पाई है। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूँ, आप एससीओ में तो जाके शंघाई में आप पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के वहाँ उनसे बात कर रहे हैं। आपकी अपनी क्रिएशन जो सार्क है उसमें आप स्टैंड ले रहे हैं, नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। आज आप तालिबान से बात करने को तैयार हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए थोड़ा प्रैग्मेटिक, क्या मतलब आपको थोड़ा इतना रिजिड नहीं हो सकते हैं फॉरेन अफेयर्स में। आपके बगल का राष्ट्र है, आप आज शंघाई कोऑपरेशन को इतना तवज्जो दे रहे हैं, अपने सार्क को हम लोगों ने भुला दिया है। उसमें मुझे लगता है कि फिर से एक बार आपको सोचना चाहिए और फिर से सार्क को जिंदा करने का काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।